Hello friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 के बारे में जिसका टाइटल है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस और यह इस चैप्टर का पार्ट थर्ड है। आपसे मेरा यह रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखें और हम फॉलो कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक दैट इज पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। चलिए हम इस चैप्टर को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेजेस को रीड करके। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब भी देखें आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ बैठें। चलिए हम इस चैप्टर को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पेज नंबर 58 के बारे में और आज की जो पहली हेडिंग है वो है पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स विद चाइना, मतलब कि चीन के साथ शांति और संघर्ष। Unlike its relationship with Pakistan, Free India began its relationship with China on a very friendly note. इसका मतलब हुआ कि पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों के विपरीत स्वतंत्र भारत ने चीन के साथ अपने संबंध बहुत ही दोस्ताना मतलब कि फ्रेंडली ढंग से शुरू किए। After the Chinese Revolution in 1949, India was one of the first countries to recognize the communist government. इसका मतलब हुआ कि 1949 की चीनी क्रांति के बाद भारत उन पहले देशों में से एक था जिसने साम्यवादी सरकार मतलब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को मान्यता दी। Nehru felt strongly for this neighbor that was coming out of the shadow of the Western domination and helped the new government in the international fora. हम यह कह सकते हैं कि नेहरू इस पड़ोसी देश के प्रति गहरी सहानुभूति रखते थे जो पश्चिमी प्रभुत्व की छाया से निकल रहा था और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नई सरकार की मदद की। Some of his colleagues, like Vallabhbhai Patel, were worried about a possible Chinese aggression in the future. मतलब कि उनके कुछ सहयोगी जैसे वल्लभ भाई पटेल भविष्य में संभावित चीनी आक्रमण को लेकर चिंतित थे। But Nehru thought it was exceedingly unlikely that India will face an attack from China. इसका मतलब हुआ कि लेकिन नेहरू को लगता था कि भारत पर चीन का हमला होना अत्यंत असंभव है। For a very long time, the Chinese border was guarded by paramilitary forces, not the army. हम यह कह सकते हैं कि काफी लंबे समय तक चीनी सीमा की रक्षा सेना ने नहीं बल्कि अर्धसैनिक बलों ने की। The joint enunciation of Panchil, the five principles of peaceful coexistence by the Indian Prime Minister Nehru and the Chinese Premier Zhou Enlai on 29 April 1954 was a step in the direction of stronger relationship between the two countries. हम यह कह सकते हैं कि 29 अप्रैल 1954 को भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू और चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाय द्वारा पंचशील शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत की संयुक्त घोषणा दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों की दिशा में एक कदम थी। Indian and Chinese leaders visited each other's country and were greeted by large and friendly crowds. इसका मतलब हुआ कि भारतीय और चीनी नेताओं ने एक दूसरे के देशों का दौरा किया और वहां उनका स्वागत बड़े और मित्रतापूर्ण जन समूहों द्वारा किया गया। अब हम बात करेंगे पेज नंबर 59 के बारे में। जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है तिब्बत को लेकर के। तो हम बात करेंगे तिब्बत के ऊपर। The plateau of the Central Asian region called Tibet
is one of the major issues that historically caused tension between India and China. हम यह कह सकते हैं कि मध्य एशियाई क्षेत्र का पठारी क्षेत्र, जिसे तिब्बत कहा जाता है, ऐतिहासिक रूप से भारत और चीन के बीच तनाव का एक प्रमुख मुद्दा रहा है. From time to time in history, China had claimed administrative control over Tibet. इसका मतलब हुआ कि इतिहास में समय समय पर चीन ने तिब्बत पर प्रशासनिक नियंत्रण मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का दावा किया है. एंड एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम तिब्बत वॉज इंडिपेंडेंट टू, मतलब कि हम यह भी कह सकते हैं और समय समय पर तिब्बत स्वतंत्र भी रहा है. In 1950, China took over control of Tibet, मतलब कि 1950 में चीन ने तिब्बत का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया. Large section of the Tibetan population opposed this takeover. तिब्बत की बड़ी आबादी ने इस कब्जे का विरोध किया. India tried to persuade China to recognize Tibet's claim for independence, मतलब कि भारत ने चीन को तिब्बत के स्वतंत्रता के दावों को मान्यता देने के लिए मनाने की कोशिश की. When the Panchil Agreement was signed between India and China in 1954, through one of its clauses about respecting each other's territorial integrity and sovereignty, India conceded China's claim over Tibet. इसका मतलब हुआ कि 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर होने पर इसके एक खंड के तहत जो एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता मतलब टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और संप्रभुता मतलब एंड सोवर्निटी का सम्मान करने के बारे में था, भारत ने तिब्बत पर चीन के दावे को स्वीकार कर लिया. The Tibetan spiritual leader Dalai Lama accompanied the Chinese Premier Zhou Enlai during the official Chinese visit to India in 1956. इसका मतलब हुआ कि तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा 1956 में चीन के आधिकारिक दौरे के दौरान चीनी प्रधानमंत्री चाओ एनलाई के साथ आए. He informed Nehru about the worsening situation in Tibet. हम यह कह सकते हैं कि उन्होंने नेहरू को तिब्बत की बिगड़ती स्थिति के बारे में बताया. But China had already assured India that the Tibet will be given greater autonomy than enjoyed by any other region of China. इसका मतलब हुआ कि लेकिन चीन ने पहले ही भारत को आश्वासन दिया था कि तिब्बत को चीन के किसी अन्य क्षेत्र की तुलना में अधिक स्वायत्तता मतलब कि हम कह सकते हैं कि ग्रेटर ऑटोनॉमी दी जाएगी. In 1958, there was armed uprising in Tibet against China's occupation. मतलब कि इस हम कह सकते हैं कि 1958 में तिब्बत में चीन के कब्जे के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह मतलब कि हम कह सकते हैं आर्म्ड अपराइजिंग हुआ. This was suppressed by the Chinese forces. इस विद्रोह को चीनी बलों ने दबा दिया. Sensing that the situation had become worse, in 1959, the Dalai Lama crossed over into the Indian border and sought asylum, which was granted. इसका मतलब हुआ कि स्थिति बिगड़ती देख 1959 में दलाई लामा भारतीय सीमा में आए और शरण मांगी जो उन्हें प्रदान कर दी गई. The Chinese government strongly protested against this. इसका मतलब हुआ कि चीनी सरकार ने इसका कड़ा विरोध किया. Over the last half century, a large number of Tibetans have also sought refuge in India and many other countries of the world. इसका मतलब हुआ कि पिछले आधे शताब्दी में बड़ी संख्या में तिब्बती भारत और विश्व के अन्य देशों में शरण ले चुके हैं. In India, particularly in Delhi, there are large settlement of Tibetan refugees. हम कह सकते हैं भारत में विशेषकर दिल्ली में तिब्बती शरणार्थियों मतलब refugees के बड़े बस्तियां हैं.
Dharmshala in Himachal Pradesh is perhaps the largest refugee settlement of Tibetans in India. मतलब कि हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला शायद भारत में तिब्बती शरणार्थियों का सबसे बड़ा बस्ती क्षेत्र है. The Dalai Lama has also made धर्मशाला his home in India. मतलब कि दलाई लामा ने भी धर्मशाला को भारत में अपना घर बना लिया है. In the 1950s and 1960s, many political leaders and parties in the India, including the Socialist Party, had and the Jansangh supported the cause of Tibet's independence. इसका मतलब हुआ कि 1950 और 1960 के दशक में भारत में कई राजनीतिक नेता और पार्टियां, जिनमें सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ शामिल थे, तिब्बत की स्वतंत्रता के कारण का समर्थन करते थे. China has created the Tibet Autonomous Region, which is an integral part of China. मतलब कि हम यह कह सकते हैं चीन ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र बनाया है जो चीन का अभिन्न हिस्सा है. Tibetans oppose the Chinese claim that Tibet is the part of Chinese territory. मतलब कि तिब्बती चीन के उस दावे का विरोध करते हैं कि तिब्बत चीन के क्षेत्र का हिस्सा है. They also oppose the policy bringing into Tibet more and more Chinese settlers. मतलब कि हम ये कह सकते हैं वे तिब्बत में अधिक से अधिक चीनी बसाने की नीति का भी विरोध करते हैं. Tibetan dispute China's claim that autonomy is granted to the region. मतलब कि हम ये कह सकते हैं तिब्बती चीन के उस दावे पर सवाल उठाते हैं कि क्षेत्र को स्वायत्तता प्रदान की गई है. They think that China wants to undermine the traditional religion and culture of the Tibet. वे मानते हैं कि चीन तिब्बत के पारंपरिक धर्म और संस्कृति को कमजोर करना चाहता है. अब हम बात करेंगे पेज नंबर 60 के बारे में. चलिए पेज नंबर 60 पे क्या लिखा है उसे पढ़ते हैं. बॉर्डर डिस्प्यूट्स विद चाइना इरप्टेड इन 1960. हम यह कह सकते हैं कि 1960 में चीन के साथ सीमा विवाद भड़क उठे. टॉक्स बिटवीन नेहरू एंड माओ त्से-तुंग प्रूव्ड फर्टाइल. इसका मतलब हुआ कि नेहरू और माओ त्से-तुंग के बीच हुई वार्ताएं निष्फल साबित हुई. अब हम बात करेंगे पेज नंबर 61 के बारे में. चलिए इस पेज पे जो बॉक्स बना है उसमें क्या इन्फॉर्मेशन लिखा है उसे समझते हैं. वी के कृष्णा मेनन, जिनका टाइम पीरियड है 1897 से लेके 1974 तक. डिप्लोमैट एंड मिनिस्टर, मतलब कि राजनयिक और मंत्री. एक्टिव इन द लेबर पार्टी इन द यूके बिटवीन 1934 टू 1947. मतलब कि 1934 से लेके 1947 के बीच यूके में लेबर पार्टी में सक्रिय थे. इंडियन हाई कमिश्नर इन यूके एंड लेटर हेड ऑफ इंडियाज डेलीगेशन टू यूएन. मतलब कि यूके में भारतीय उच्चायुक्त और बाद में संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख थे. राज्यसभा एमपी एंड लेटर लोकसभा एमपी. मतलब कि राज्यसभा सांसद और बाद में लोकसभा सांसद. मेंबर ऑफ द यूनियन कैबिनेट फ्रॉम 1956. 1956 से केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य थे. डिफेंस मिनिस्टर सिंस 1957. 1957 से रक्षा मंत्री थे. कंसिडर्ड वेरी क्लोज टू नेहरू. मतलब कि नेहरू के बहुत करीबी माने जाते थे. रिजाइन आफ्टर द इंडिया चाइना वॉर इन द 1962. 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इस्तीफा दे दिया था. अब हम बात करेंगे पेज नंबर 62 के बारे में. द चाइनीज इन्वेजन 1962. हम बात कर रहे हैं चीनी आक्रमण के बारे में जो 1962 में होता है. टू डेवलपमेंट स्ट्रेंड दिस रिलेशनशिप. मतलब कि दो घटनाओं ने इस संबंध को तनावपूर्ण बना दिया. China annexed Tibet in 1950 and thus removed a historical buffer between the two countries. हम यह कह सकते हैं कि चीन ने 1950 में तिब्बत को अपने में मिलाया और इस प्रकार दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक बफर को हटा दिया. Initially, the government of India did not oppose this openly. मतलब कि शुरू में भारत सरकार ने इसका खुलकर विरोध नहीं किया.
But as more information came in about the suppression of Tibetan culture, the Indian government grew uneasy. इसका मतलब हुआ कि लेकिन जैसे जैसे तिब्बती संस्कृति के दबाव के बारे में अधिक जानकारी आई, भारत सरकार असहज हो गई. The Tibetan spiritual leader Dalai Lama sought and obtained political asylum in India in 1959. हम कह सकते हैं कि तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने 1959 में भारत में राजनीतिक शरण मांगी और प्राप्त की. China alleged that the government of India was allowing anti-China activities to take place from within India. इसका मतलब हुआ कि चीन ने आरोप लगाया कि भारत सरकार देश के भीतर से चीन विरोधी गतिविधियों को होने की अनुमति दे रही थी. A little earlier, a boundary dispute had surfaced between India and China. मतलब कि कुछ समय पहले भारत और चीन के बीच सीमा विवाद उभर गया था. India claimed that the boundary was a matter settled in colonial time, but China said that any colonial decision did not apply. मतलब कि भारत का दावा था कि यह सीमा उपनिवेश काल, मतलब कि हम कह सकते हैं कि कॉलोनियल टाइम में तय हो चुकी थी, लेकिन चीन ने कहा कि किसी भी उपनिवेशीय निर्णय का कोई प्रभाव नहीं है. The main dispute was about the western and the eastern end of the long border. मतलब कि मुख्य विवाद लंबे सीमा क्षेत्र के पश्चिमी और पूर्वी छोर को लेकर था. China claimed two areas within the Indian territory, Akshay Chin area in the Ladakh region of Jammu and Kashmir and much of the state of Arunachal Pradesh in what was then called NEFA, मतलब North Eastern Frontier Agency. हम यह कह सकते हैं कि चीन ने भारतीय क्षेत्र के दो हिस्सों पर दावा किया, जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में अक्षाई चिन क्षेत्र और उस समय के नाम से नेफा मतलब उत्तर पूर्वी सीमा एजेंसी में अरुणाचल प्रदेश का बड़ा हिस्सा. Between 1957 and 1959, the Chinese occupied the Akshay Chin area and built a strategic road there. इसका मतलब हुआ कि 1957 और 1959 के बीच चीनी सेना ने अक्षाई क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और वहां एक रणनीतिक सड़क बनाई. Despite a very long correspondence and discussion among top leaders, these differences could not be resolved. मतलब कि शीर्ष नेताओं के बीच लंबी पत्राचार और चर्चा के बावजूद इन मतभेदों को सुलझाया नहीं जा सका. Several smaller border skirmishes between the armies of the two countries took place. मतलब कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच कई छोटे सीमा संघर्ष हुए. Around this time, while the entire world attention was on the Cuban Missile Crisis involving the two superpowers, China launched a swift and massive invasion in October 1962 on both the disputed regions. इसका मतलब हुआ कि इस समय जबकि पूरी दुनिया का ध्यान क्यूबा मिसाइल संकट पर था, जो दो महाशक्तियों से संबंधित था, चीन ने अक्टूबर 1962 में दोनों विवादित क्षेत्रों पर तेज और व्यापक आक्रमण किया. The first attack lasted 1 week and the Chinese forces captured some key areas in Arunachal Pradesh. पहला हमला एक सप्ताह तक चला और चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया. The second wave of attack came next month. दूसरी लहर का हमला अगले महीने आया. While the Indian forces could block the Chinese advances on the western front in Ladakh, in the east the Chinese managed to advance nearly to the early point of Assam plains. मतलब कि जहां भारतीय सेना लद्दाख में पश्चिमी मोर्चे पर चीनी प्रगति को रोकने में सफल रही, वहीं पूर्व में चीनी सेना असम मैदानों में प्रवेश बिंदु तक पहुंच गई. Finally, China declared a unilateral ceasefire and its troops withdrew to where they were before the invasion began. अंततः चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की और अपनी सेनाओं को उस स्थान पर वापस ले गया जहां वे आक्रमण शुरू होने से पहले थीं. The China war dented India's image at home and abroad. मतलब कि चीन युद्ध ने भारत की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाया.
India had to approach the American and the British for military assistance to tide over the crisis. मतलब कि भारत को इस संकट से निपटने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन से सैन्य सहायता मांगनी पड़ी. The Soviet Union remained neutral during the conflict. इस संघर्ष के दौरान सोवियत संघ तटस्थ तटस्थ मतलब कि न्यूट्रल रहा. It introduced a sense of national humiliation and at the same time strengthened a spirit of nationalism. हम कह सकते हैं कि इसने राष्ट्रीय अपमान की भावना पैदा की और साथ ही देशभक्ति की भावना को भी मजबूत किया. Some of the top army commanders either resigned or were retired. मतलब कि कुछ वरिष्ठ सेना कमांडरों ने इस्तीफा दिया या उन्हें सेना निर्वित कर दिया गया. Some of the top army commanders either resigned or were retired. ये हमने डिस्कस कर लिया है. Nehru's close associate and then defense minister V. Krishna Menon had to leave the cabinet. मतलब कि नेहरू के करीबी सहयोगी और तत्कालीन रक्षा मंत्री वी कृष्ण मेनन को कैबिनेट छोड़नी पड़ी. Nehru's own stature suffered as he was severely criticized for his naive assessment of the Chinese intentions and the lack of military preparedness. मतलब कि नेहरू की अपनी प्रतिष्ठा को क्षति पहुंची क्योंकि उन्हें चीनी इरादों के प्रति उनके सरल दृष्टिकोण और सैन्य तैयारियों की कमी के लिए बड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा. For the first time, a no confidence motion against his government was moved and debated in the Lok Sabha. पहली बार उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पेश और चर्चा किया गया. Soon thereafter, the Congress lost some key by-elections to Lok Sabha. मतलब कि इसके कुछ समय बाद कांग्रेस ने लोकसभा की कुछ महत्वपूर्ण उपचुनाव हारे. The political mood of the country had begun to change. मतलब कि देश का राजनीतिक माहौल बदलने लगा था. उम्मीद करती हूँ जो पेजेस आज हमने डिस्कस किया वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए. शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए. कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें. बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू.